हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी जो स्वस्थ हैं, कुशल मंगल है, तैयारी जो अच्छे और बढ़िया तरीके से आप सभी लोग कर रहे थे। जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सभी को बता दें कि हमारे यहाँ पे जो आपकी यूपी ट्रिपल एस सी पीटी एग्जाम 2025 की जो आपकी तैयारी साथ ही रेगुलर बेसिस पे करवाई जा रही है डेली। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइएगा। ठीक है, क्लास का समय देखिए इंपॉर्टेंट है। जीके जीएस की जो सुबह 10 बजे डेली आपको देखने को मिलती है। ग्राफ और मैथ्स की क्लास जो दोपहर को 2 बजे, हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आप सभी को हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। इसी टाइम पर आप सभी को क्लास से जुड़ के तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना। नीचे डिस्क्रिप्शन आप सभी को इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आपने इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लिया और टेलीग्राम से को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम से पर डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट और आपको एग्जाम का अपडेट जो साथ ही देखने को मिल जाएगा। ठीक है, एग्जाम की बात करें तो 6 और 7 सितंबर को आपका एग्जाम डेट है। ठीक है, चले क्लास स्टार्ट करें बिना किसी देरी के। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से एक एक क्वेश्चन को देखिएगा, समझिएगा, फिर इसको उत्तर देने की कोशिश करिएगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया, ध्यान से देख के बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर। क्लास स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया, शेयर करेंगे, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे साथियों। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है, मार्ले मिंटो सुधार की शुरुआत के समय भारत का वायसराय कौन था? ठीक है, मार्ले मिंटो सुधार की शुरुआत के समय भारत का वायसराय कौन था? ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों लॉर्ड मिंटो होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा। क्लियर हो गया इसका। मार्ले मिंटो सुधार की शुरुआत के समय लॉर्ड मिंटो भारत का वायसराय था तथा जॉन मार्ले भारत सचिव था। ठीक है, इनके द्वारा किए गए सुधारों को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका साथियों। दूसरा नंबर प्रश्न पूछा गया है, किस दमनकारी कानून के खिलाफ महात्मा गांधी ने 1919 में एक आंदोलन चलाया था जिसने उन्हें सही मायने में राष्ट्रीय नेता बना दिया? बताइए, किस दमनकारी कानून के खिलाफ महात्मा गांधी ने 1919 में एक आंदोलन चलाया था जिसने उन्हें सही मायने में राष्ट्रीय नेता बना दिया था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों रॉलेट एक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट। रॉलेट एक्ट के खिलाफ महात्मा गांधी ने 1919 में एक आंदोलन चलाया था जिसने उन्हें सही मायने में राष्ट्रीय नेता बना दिया था। ठीक है, यह एक्ट आपका 10 मार्च 1919 को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा अधिनियमित किया गया था। इस अधिनियम को महात्मा गांधी द्वारा काला अधिनियम कहा गया था। ठीक है, क्या कहा गया था इसको? काला अधिनियम कहा गया था। चलिए अगला प्रश्न आपका है तीसरा नंबर पूछा गया है, मुस्लिम लीग की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? बताइए, मुस्लिम लीग की स्थापना जो है निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों 1906 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट होगा। ठीक है, क्लियर सभी को। मुस्लिम लीग की स्थापना आपकी 1900 एक मिनट 1906 में नहीं, हाँ 1906 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में की गई थी। ठीक है, वर्ष 1907 में इसका वार्षिक अधिवेशन कराची में तथा वर्ष 1908 में अमृतसर में हुआ था। ठीक है, पहला अधिवेशन कराची में, दूसरा आपका 1908 में अमृतसर में हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चौथा है, नाना साहेब कानपुर के एक विद्रोही निम्नलिखित में से किस पेशवा के पुत्र थे? बताइए, नाना साहेब कानपुर के एक विद्रोही निम्नलिखित में से किस पेशवा के पुत्र थे? ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों बाजीराव द्वितीय का। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी सही उत्तर होगा। ठीक, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। नाना साहब कानपुर के एक विद्रोही बाजीराव द्वितीय पेशवा के पुत्र थे। ठीक है, याद रखिएगा। और इनका वास्तविक नाम क्या था? धोधू पंत। ठीक है, याद रखिएगा। नाना साहब का वास्तविक नाम क्या था? तो नाना साहब का वास्तविक नाम आपका धोधू पंत था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका पांचवा नंबर, लॉर्ड कर्जन वायसराय के रूप में किस वर्ष भारत आया था? बताइए, लॉर्ड कर्जन जो है वायसराय के रूप में किस वर्ष भारत आया था? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाता है 1899 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट होगा। ठीक, क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न है आपका है छठा नंबर, निम्नलिखित में से चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के 9 रत्नों में से किसने मंत्र शास्त्र लिखा था? बताइए, निम्नलिखित में से चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में
दरबार के नौ रत्नों में से किसने जो है मंत्र शास्त्र लिखा था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों वेताल भट्ट ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट होगा। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के नौ रत्नों में से वेताल भट्ट ने जो है मंत्र शास्त्र लिखा था। ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट है। अगला प्रश्न देखेंगे आपका 7वां नंबर प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक ने कलिंग की लड़ाई के बाद युद्ध करना छोड़ दिया था? बताइए, निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक ने कलिंग की लड़ाई के बाद युद्ध करना छोड़ दिया था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों अशोक। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट होगा। ठीक है, अशोक ने जो है अशोक मौर्य शासक ने कलिंग की लड़ाई के बाद जो है युद्ध करना छोड़ दिया था, इतना याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद उसने जो है बौद्ध धर्म को अपना लिया था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवताओं के सही समूह का चयन कीजिए। ठीक है, वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवताओं के सही समूह का चयन करना है हमें। तो देखिए, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा अग्निदेव, इंद्रदेव, सोमदेव। ठीक है, वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवताओं का समूह हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 9, विजयनगर साम्राज्य के तुलु वंश की स्थापना किसने की थी? विजयनगर साम्राज्य के तुलु वंश की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा नरसिंह देव राय ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा। क्लियर सभी को? विजयनगर साम्राज्य के तुलु वंश की स्थापना आपकी नरसिंह देव राय ने की थी। ठीक है, चलिए, अगला है आपका साथियों है 10वां नंबर प्रश्न पूछा क्या गया है, ध्यान से देख। तुकारोई का युद्ध जिसमें अकबर ने बंगाल और बिहार की सल्तनत को हराया था, कब लड़ा गया था? ठीक है, तुकारोई का जो युद्ध है जिसमें अकबर ने बंगाल के और बिहार की सल्तनत को हराया था, यह युद्ध जो है कब लड़ा गया था? तो यह युद्ध आपका लड़ा गया था साथियों 1575 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा डी सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। आपका पूछा गया है 11 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नेपाल की सबसे लंबी नदी है? बताइए, नेपाल की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नेपाल की सबसे लंबी नदी आपकी कर्णाली नदी है। ऑप्शन नंबर हमारा डी सही उत्तर होगा। ठीक है, नेपाल की सबसे लंबी नदी हमारी कर्णाली है। ठीक है, अगला है आपका 12 नंबर, रूर बेसिन प्रसिद्ध औद्योगिक क्षेत्र है कौन सा? बताइए, रूर बेसिन प्रसिद्ध औद्योगिक क्षेत्र कौन सा है? तो यह है साथियों आपका जर्मनी। ठीक है, जर्मनी का क्षेत्र जो है आपका रूर बेसिन प्रसिद्ध औद्योगिक क्षेत्र है। तो ऑप्शन नंबर हमारा 20 सही उत्तर होगा साथियों। ठीक, क्लियर है सभी को? रूर जर्मनी में प्रभावित होने वाली नदी है और इस नदी घाटी के मध्य प्रमुख कोयला खनन और औद्योगिक क्षेत्र स्थित है। ठीक है, जिसे रूर बेसिन के नाम से जाना जाता है। ठीक, क्लियर। अगला है आपका है 13 नंबर प्रश्न, सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है? बताइए, सियाचिन हिमनद जो है कहाँ पर स्थित है? तो सियाचिन हिमनद की अगर बात करेंगे साथियों तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नुब्रा घाटी के उत्तर में स्थित है सियाचिन हिमनद। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। सियाचिन हिमनद जो है आपका नुब्रा घाटी के उत्तर में स्थित है। 14 नंबर प्रश्न है, लघु हिमालय स्थित है मध्य में, किसके? बताइए, लघु हिमालय किसके मध्य में स्थित है? तो लघु हिमालय आपका स्थित है साथियों शिवालिक और महान हिमालय के मध्य में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही उत्तर का था। तो ठीक है, क्लियर है? लघु हिमालय हमारा शिवालिक और महान हिमालय के मध्य में स्थित है। चलिए, अगला प्रश्न है आपका है साथियों 15 नंबर पूछा गया है, निम्न में से कौन भारत में सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है? बताइए, चलिए उत्तर दीजिए। निम्न में भारत में सबसे बड़ी मशीनीकृत खान कौन सी है? ठीक है, तो देखिए, निम्न में भारत की सबसे बड़ी मशीनीकृत खान की अगर बात करेंगे तो आपका सही उत्तर होगा बेला ढीला खान है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट होगा। ठीक है, बेला ढीला जो खान है भारत में सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है। क्लियर है? यहाँ से उत्पादित लौह अयस्क को विशाखापट्टनम बंदरगाह से मुख्यतः जापान को निर्यात किया जाता है। ठीक है, बेला ढीला खान से। अगला प्रश्न है आपका है 16 नंबर, हरित क्रांति के दौरान किसानों द्वारा बाजार में अधिशेष के रूप में कौन सी उपज उपलब्ध थी? बताइए, हरित क्रांति के दौरान किसानों द्वारा बाजार में अधिशेष के रूप में कौन सी उपज उपलब्ध थी? तो इसका राइट आंसर हो सकता है गेहूं और चावल हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा 20 सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। आपका है 17 नंबर प्रश्न, क्या पूछा गया है? ध्यान से देखिएगा।
पूछा गया आपका वर्ष 1991 में उदारीकरण के तहत कई विदेशी मुद्रा विनिमय सुधार शुरू किए गए थे। ठीक है, इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन घरेलू मुद्रा के अवमूल्यन के लिए सही है? ठीक है, चलिए बताइए। वर्ष 1991 में उदारीकरण के तहत कई विदेशी मुद्रा विनिमय शुरू किए गए थे। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन घरेलू मुद्रा के अवमूल्यन के लिए सही है? तो देखिए, विदेशी मुद्रा के सापेक्ष घरेलू मुद्रा के मूल्य को कम करना, ये आपका सही कथन है। ठीक है, वर्ष 1991 में उदारीकरण के तहत कई विदेशी मुद्रा विनिमय सुधार किए गए थे। इसके संदर्भ में आपका विदेशी मुद्रा के सापेक्ष घरेलू मुद्रा के मूल्य को कम करना, यह कथन जो दिया गया है घरेलू मुद्रा के अवमूल्यन के लिए सही कथन है। ठीक है, क्लियर है सभी को? चलिए अगला प्रश्न देखेंगे आपका है साथियों, 18 नंबर प्रश्न। पूछा गया वैश्वीकरण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? ठीक है, वैश्वीकरण के बारे में। तो देखिए, वैश्वीकरण के बारे में आपका दिया गया कथन सही हो जाएगा यहाँ पे, यह विश्व अर्थव्यवस्थाओं के साथ एकीकरण के बारे में है, सही है। या उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देते, ये भी कथन सही दिया गया। ठीक है, यानी कि एक और दो केवल कथन यहाँ पे सही हो जाएंगे वैश्वीकरण के बारे में। ठीक है, क्लियर सभी को? हाँ या ना? वैश्वीकरण के बारे में जो कथन सही है कि यह जो है विश्व अर्थव्यवस्थाओं के साथ एकीकरण के बारे में है और यह उत्पादों के बीच प्रतिस्पर्धा को क्या करता है? बढ़ावा देता है। ठीक है, चलिए अगला आपका है 19वां, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी कि SIDBI की स्थापना कब हुई थी? बताइए। भारतीय लघु विकास बैंक भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, ठीक है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो यह हुई थी साथियों आपकी अप्रैल 1999 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट हो जाएगा। क्लियर सभी को? भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी कि SIDBI की स्थापना आपकी अप्रैल 1990 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, क्लियर है? चलिए अगला आपका है 20 नंबर प्रश्न। पूछा गया प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि PM किसान योजना प्रभाव में आई थी कब? तो यह आई थी साथियों आपकी फरवरी 24 2019 से। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी सही उत्तर होगा। ठीक है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना प्रभाव में आपकी फरवरी 24 2019 से आई थी। ठीक है, 24 फरवरी 2019 से आई थी। ठीक है, चलिए अगला आपका साथियों 26वां प्रश्न आ गया है। पूछा गया स्वच्छ आकाश का रंग किस फिनोमिना के कारण नीला दिखाई देता है? बताइए। स्वच्छ आकाश का जो रंग है किस फिनोमिना के कारण नीला दिखाई देता है? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा साथियों प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा डी सही उत्तर होगा। क्लियर होगा इसका? स्वच्छ आकाश का रंग जो है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण हमें नीला दिखाई देता है। क्लियर? अगला है आपका है 27वां प्रश्न। पूछा गया है साथियों निम्नलिखित में से कौन सा क्षार चूने के पानी में पाया जाता है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा क्षार जो है चूने के पानी में पाया जाता है? तो यह क्षार का नाम है साथियों आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्षार। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर सही को? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूने का क्षार जो है पानी में पाया जाता है। क्लियर सभी को इसके बारे में? चलिए अगला प्रश्न आपका है 28वां। प्याज के उत्तक को छीलने या काटने या कुचलने से कौन सा एंजाइम निकलता है जिससे हमारी आंखों से आंसू आ जाते हैं? बताइए। प्याज के उत्तक को छीलने काटने या कुचलने से कौन सा एंजाइम निकलता है जिससे हमारी आंखों से आंसू आ जाते हैं? तो उस उत्तक का नाम है साथियों आपका एलिनेज। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा। ठीक है, प्याज के उत्तक को छीलने काटने या कुचलने से एलिनेज एंजाइम निकलता है जिससे हमारी आंखों से आंसू आ जाते हैं। ठीक है, क्लियर है? चलिए अगला है आपका 29वां प्रश्न देखेंगे, बताने की कोशिश करेंगे। अल्ट्रासाउंड मनुष्यों में स्टार्च जैसे कार्बोहाइड्रेट का पाचन निम्नलिखित में से किस भाग में शुरू होता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा तो मुख्य गुहिका से। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी सही उत्तर होगा। ठीक है, मनुष्य में स्टार्च जैसे कार्बोहाइड्रेट का पाचन जो है मुख्य गुहिका भाग से शुरू हो जाता है। ठीक है, क्लियर सभी को? चलिए अगला है आपका 30 नंबर प्रश्न है। क्या पूछा गया साथियों? ध्यान से देखिएगा। हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? बताइए। हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा या फिर यानी कि लोहे की। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न है आपका है साथियों है 31वां प्रश्न। दिया गया है आपका, पूछा है कि भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति निम्नलिखित में से कौन करता
कौन उत्तरदायी होता है उसकी नियुक्ति के लिए, ठीक है। भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति के लिए कौन उत्तरदायी है? तो यह है साथियों आपका राष्ट्रपति, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट होगा, ठीक है। क्लियर है। भारत के महालेखक परीक्षक और नियंत्रक की नियुक्ति के लिए जो है हमारा राष्ट्रपति उत्तरदायी होता है। अगला है आपका है 32वां प्रश्न, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत आते हैं? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा साथियों भाग 4 के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। चलिए 33 है 33 नंबर, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लेख है? बताइए। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लेख दिया गया है? तो यह किया गया है साथियों आपका अनुच्छेद 23 और 24 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा, ठीक है। क्लियर सभी को। अनुच्छेद 23 और 24 में जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लेख किया गया है। क्लियर है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे आपका है 34 34वां प्रश्न, पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है? तो कौन सा भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है? तो सबसे पुराना उच्च न्यायालय जो है आपका यहाँ पे कलकत्ता है। ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है सभी को। कलकत्ता जो है भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है। अगला आपका साथियों 35वां प्रश्न, पूछा गया भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार भारत में कितने आधिकारिक भाषाएं हैं? ठीक है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार, ठीक है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार भारत में कितनी आधिकारिक भाषाएं हैं? तो यह है साथियों आपकी 22 भाषाएं हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा, ठीक है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार भारत में जो है आपकी 22 आधिकारिक भाषाएं हैं। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर आपका क्या होगा, ठीक है। पूछा गया है आपका जून 2025 में किसे प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? देखिए करंट अफेयर का क्वेश्चन है आपका, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाती है एस महेंद्र देव को, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा जो बी दिया गया साथी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। जून 2025 में जो है एस महेंद्र देव को जो है प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार की परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, ठीक है। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न आपका है 72वां प्रश्न, पूछा गया है 2 जून 2025 को भारत के किस राज्य ने अपना 11वां स्थापना दिवस मनाया है? बताइए। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा तो तेलंगाना राज्य सरकार ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट होगा, ठीक है। 2 जून 2025 को भारत के तेलंगाना राज्य ने अपना 11वां स्थापना दिवस मनाया है, ठीक है। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे आपका है 73वां प्रश्न, प्रतिवर्ष विश्व भर में विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? बताइए विश्व भर में विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तो 3 जून को, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर है। विश्व प्रतिवर्ष जो है विश्व भर में विश्व साइकिल दिवस आपका जो है 3 जून को मनाया जाता है। क्लियर। अगला है 74वां प्रश्न दिया गया है, पूछा आपका फरवरी 2025 में जारी वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था? बताइए। तो देखिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों 41वां स्थान प्राप्त हुआ था भारत को, ठीक है। क्लियर है सभी को। फरवरी 2025 में जारी वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2024 में भारत को जो है 41वां स्थान प्राप्त हुआ था। क्लियर यहाँ तक। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे आपका है 75वां प्रश्न, पूछा गया है मार्च 2025 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश के 97वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए थे? बताइए। तो इसका राइट आंसर साथियों मॉरिशस हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही उत्तर होगा। क्लियर। मार्च 2025 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है मॉरिशस देश के 97वें राष्ट्रीय दिवस समारोह के बतौर मुख्य अतिथि चुने शामिल हुए थे, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका है 76वां प्रश्न, पूछा गया फरवरी 2025 में किस भारतीय महिला को टाइम पत्रिका द्वारा वुमेन ऑफ द ईयर के नाम से नामित किया गया था? बताइए। फरवरी 2025 में किस भारतीय महिला को टाइम पत्रिका के द्वारा वुमेन ऑफ द ईयर के लिए नामित किया गया था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन को, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा, ठीक है। फरवरी 2025 में डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन को भारतीय महिला टाइम पत्रिका द्वारा वुमेन ऑफ द ईयर के लिए नामित किया गया था, ठीक है।
चलिए अगले आपका साथियों है 77वां प्रश्न पूछा गया फरवरी 2025 में राजस्थान के किस शहर में स्थित फॉय सागर झील का नाम बदलकर वरुण सागर झील कर दिया गया, बताइए। फरवरी 2025 में राजस्थान के किस शहर में स्थित फॉय सागर झील का नाम बदलकर आपका वरुण सागर झील कर दिया गया। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा साथियों अजमेर शहर के, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट होगा, ठीक है। फरवरी 2025 में राजस्थान के अजमेर शहर में स्थित फॉय सागर झील का नाम बदलकर आपका वरुण सागर झील कर दिया गया, ठीक है। क्लियर है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, आपका पूछा गया है 78वां प्रश्न, फरवरी 2025 में किस देश ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI से हटने का फैसला किया, बताइए। तो आपका सही उत्तर इसका हो जाएगा साथियों पनामा के, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, ठीक है। फरवरी 2025 में पनामा देश ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से हटने का फैसला किया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखेंगे आपका 79, बताने की कोशिश करिएगा। जनवरी 2025 में कौन सा देश जो है समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला पहला दक्षिण पूर्व एशियाई देश बन गया। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथ यहाँ पे थाईलैंड देश, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा। क्लियर सर को, जनवरी 2025 में जो है थाईलैंड देश जो है समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला पहला दक्षिण पूर्व एशियाई देश बन गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसका डी जो दिया गया साथियों हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे, आपका क्या दिएगा 80 नंबर, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2025 कितने व्यक्तियों को प्रदान किया गया है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों 6 व्यक्तियों को, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा डी सही उत्तर होगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान आपका 2025 जो है 26 व्यक्तियों को प्रदान किया गया। क्लियर है। अगला है आपका साथियों 81 नंबर प्रश्न, क्या है मोहिनी अट्टम किस राज्य की एक नृत्य शैली है, बताइए। मोहिनी अट्टम जो है किस राज्य की एक नृत्य शैली है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों केरल राज्य की, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा, ठीक है। मोहिनी अट्टम जो है केरल राज्य की एक क्या है नृत्य शैली है। क्लियर है। चलिए तो ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट है। अगला आपका देखेंगे 82 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास अपने लेखक के साथ सही ढंग से मेल नहीं खाता या युग्मित नहीं है, ठीक है। ट्रेन टू पाकिस्तान अमिताभ घोष की है, सही है। मालगुडी डेज आपकी विक्रम सेठ के साथ सही है, ठीक है। द शैडो ऑफ लाइन्स या जो है आर के नारायण की यानी कि टीवल आपका सही नहीं है। द नेमसेक झुम्पा लहारिया की नहीं है, ठीक है। ये आपका सही युग्मित नहीं है उपन्यास और लेखक का। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, आपका है 83 नंबर, निम्नलिखित में से किस प्रकार के बायोम का उष्णकटिबंधीय सवाना नामक उप प्रकार होता है, बताइए। निम्नलिखित में से किस प्रकार के बायोम का उष्णकटिबंधीय सवाना नामक उप प्रकार होता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों घास मरुस्थल का, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा ये राइट होगा, ठीक है। घास स्थल के बायोम का उष्णकटिबंधीय सवाना नामक उप प्रकार से होता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, आपका है 84 नंबर प्रश्न, उत्तर दिए किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है। तो आपका राइट आंसर होगा पाक जल दमरू मध्य के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा, ठीक है। पाक जल दमरू मध्य संधि के द्वारा जो है श्रीलंका भारत से अलग होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका है 85 नंबर प्रश्न, पूछा गया है वियना किस देश की राजधानी है, ठीक है। वियना जो है किस देश की राजधानी है। तो वियना जो है आपकी ऑस्ट्रिया की राजधानी, ठीक है। वियना जो है ऑस्ट्रिया की राजधानी है। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही उत्तर है। चलिए 86 नंबर है, लोकसभा के समक्ष वार्षिक बजट कौन प्रस्तुत करता है, बताइए। लोकसभा के समक्ष जो वार्षिक बजट कौन प्रस्तुत करता है। तो देखिए इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा केंद्रीय वित्त मंत्री, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट होगा, ठीक है। लोकसभा के समक्ष वार्षिक बजट जो है आपका केंद्रीय वित्त मंत्री जो है प्रस्तुत करते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, आपका 87 नंबर प्रश्न, पूछा गया भारतीय पर्यटन मंत्रालय ने भारत में पर्यटन को प्रोत्साहित करने हेतु जिस अवधारणा को लोकप्रिय करने का उपयोग किया हुआ है क्या। तो वह है अवधारणा आपकी साथी है यहाँ पे अतुल्य भारत अवधारणा, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट होगा, ठीक है। भारतीय पर्यटन मंत्रालय ने भारत में पर्यटन को प्रोत्साहित करने हेतु जिस अवधारणा को लोकप्रिय करने का उपयोग किया था वह अवधारणा आपकी अतुल्य भारत है, ठीक है। क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी जो दिया गया साथियों आपका राइट है। अगला प्रश्न है आपका 88 में, भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम है क्या। तो इसका नाम था साथियों आपका अप्सरा, ठीक है।
याद रखिएगा, भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम आपका अप्सरा था। ठीक, क्लियर। चलिए, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। अगले प्रश्न पे चलेंगे, आपका है 89 नंबर। राइडर कप किस खेल से जुड़ा, बताइए। कप जो है किस खेल से जुड़ा है, तो राइडर कप की बात करेंगे तो ये आपका जुड़ा हुआ है साथियों गोल्फ के साथ। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट होगा। ठीक है, राइडर कप जो आपका गोल्फ के साथ जुड़ा हुआ खेल है। ठीक है, अगला है आपका 90 नंबर प्रश्न। पूछा गया राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, बताइए। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो यह आपका स्थित है साथियों करनाल में। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा। ठीक है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र आपका करनाल स्थित है। चलिए, इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे पूरी होती है, कंप्लीट होती है। तो जो भी डाउट होगा, जो भी क्वेश्चन, जो भी क्वेरी होगा, आप लोग नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा। अच्छी लगी क्लास को लाइक करेंगे, चैनल पहले हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। ठीक है, बाकी आपको कुछ भी हेल्प चाहिए, कैसी भी मदद चाहिए, आप हमें बेझिझक पूछ सकते हैं, हम आपको उसकी पूरी हेल्प करेंगे। हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।